नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। खराब हालात से गुजर रही कांग्रेस की मुश्किलें महाराष्ट्र में अपनी सहयोगी एनसीपी के मुखिया शरद पवार के एक ताजा बयान के बाद और बढ़ सकती हैं। पवार ने मंगलवार को कहा है कि देश में थर्ड फ्रंट यानी तीसरे मोर्चे की जरूरत है और वह इस मामले में कई पार्टियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। शरद पवार के मुताबिक सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने भी कहा है कि तीसरा मोर्चा जरूरी है। ये बात उन्होंने केरल कांग्रेस के पूर्व नेता पीसी चाको के एनसीपी में शामिल होने के दौरान कही। इस दौरान चाको ने कहा कि वह ऐसी पार्टी में आकर खुश हैं जो सक्रिय है और कुछ कर रही है और सही दिशा में जा रही है। चाको ने कांग्रेस छोड़ते वक्त भी कुछ गंभीर बातें कही थी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव तो सद्दाम हुसैन और गद्दाफी भी जीतते थे। राहुल गांधी की टिप्पणी मंगलवार को तब आई जब वो ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय संकाय के सदस्यों और छात्रों के साथ एक ऑनलाइन बातचीत में बोल रहे थे। राहुल से जब लोकतंत्र में गिरावट को लेकर सवाल पूछा गया तो राहुल ने कहा, भारत की स्थिति बदतर है, हमें उस बारे में किसी ठप्पे की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने वैश्विक लोकतंत्र में भारत की घटती स्थिति के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सद्दाम हुसैन और गद्दाफी चुनाव कराते थे, वे उन्हें जीतते भी थे। ऐसा नहीं था कि वे मतदान नहीं कर रहे थे, लेकिन उस वोट की रक्षा के लिए कोई संस्थागत ढांचा नहीं था। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में विरोधी रवैया दिखाने वाले G23 नेताओं को लेकर पहली बार अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि अलग अलग विचार रखने वाले लोग केवल कांग्रेस पार्टी में ही मौजूद रह सकते हैं। राहुल ने कहा कि हमारी पार्टी में 20 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अलग विचार रखते हैं। क्या आपको लगता है कि वो बीजेपी, बीएसपी या टीएमसी जैसी पार्टियों में मौजूद रह सकते थे? राहुल ने कहा कि अलग अलग दृष्टिकोण होने पर भी पार्टी में अंदरूनी बातचीत बंद नहीं हो सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा चुनाव आयोग को लेकर की गई बयानबाजी पर चुनाव आयोग ने पत्र लिखकर कड़े शब्दों में ऐतराज जताया है और कहा है कि वो इस बात को पसंद नहीं करेगा कि आयोग को किसी राजनीतिक दल से कथित निकटता बताकर सवालों के घेरे में खड़ा किया जाए। पश्चिम बंगाल के प्रभारी उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन ने पत्र में कहा है कि कोलकाता में और दिल्ली में हाल ही में टीएमसी के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने के बावजूद यदि मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि आयोग को राजनीतिक दलों से मिलना चाहिए, तो ये संस्था के तौर पर आयोग का महत्व घटाने की ही कोशिश है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पीसी थॉमस के नेतृत्व वाले केरल कांग्रेस के गुट ने अब एनडीए यानी राजग से भी नाता तोड़ लिया है। थॉमस ने कहा है कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए सीटों के आवंटन से खुश नहीं है। उनकी पार्टी को बीजेपी नीति गठबंधन ने नजरअंदाज किया है। थॉमस ने कहा कि उनका गुट केरल कांग्रेस के साथ विलय करेगा और कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ का हिस्सा होगा। देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर से विस्फोटकों से भरी कार के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। एनआईए ने अब मुंबई क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के पूर्व हेड सचिन वाजे की उस मर्सिडीज कार को अपने कब्जे में लिया है जिसमें वह अक्सर बैठकर मीटिंग किया करते थे। वाजे ने एनआईए के बड़े अधिकारियों के सामने खुलासा किया है कि जब भी वह हाई प्रोफाइल लोगों को मीटिंग के लिए बुलाते थे तो वो होटल, रेस्तरां या अपने दफ्तर में मीटिंग नहीं किया करते थे, बल्कि अपनी मर्सिडीज कार में ही किया करते थे। एनआईए के आईजी ने कहा है कि सचिन वाजे मर्सिडीज कार में नोट गिनने वाली मशीन रखते थे। उन्होंने बताया कि एनआईए ने मर्सिडीज से 5 लाख रुपए से ज्यादा कैश, स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट जब्त की है। उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू में विजिटिंग प्रोफेसर बनाए जाने के प्रस्ताव का छात्रों ने विरोध किया है। मंगलवार को छात्रों के एक समूह ने इसके विरोध में कुलपति आवास का घेराव किया। छात्रों का कहना है कि इससे विश्वविद्यालय द्वारा गलत उदाहरण पेश किया जा रहा है। उनका आरोप है कि विश्वविद्यालय के लोग सरकार के इशारे पर पूंजीपतियों के हाथ में विश्वविद्यालय को सौंपने की साजिश बना रहे हैं। बता दें, विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान फैकल्टी ने रिलायंस फाउंडेशन को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें नीता अंबानी को उनकी महिला अध्ययन केंद्र में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में शामिल होने के लिए कहा गया है। हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के सांसद राम स्वरूप शर्मा दिल्ली में अपने आवास पर आज मृत पाए गए। दिल्ली पुलिस को पहली नजर में यह आत्महत्या का मामला लगता है। हालांकि घटनास्थल से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने कहा है कि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद चलेगा। वह मामले की जांच कर रही है। उनके निधन के बाद बीजेपी ने संसदीय पार्टी की बैठक को स्थगित कर दिया है। निधन पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है।
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के सभी जिलों में और सभी सीटों पर होने वाले पंचायत चुनाव में पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का संगठन पंचायत स्तर तक गठित किया जा चुका है और अब पंचायत चुनाव में ताकत के साथ लड़ा जाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर से बढ़ते कोरोना संकट को लेकर बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल शामिल नहीं हुए हैं। बता दें, देश में जहां हर रोज 11,000 के करीब मामले आने लगे थे, वहां एक बार फिर से करीब 29,000 मामले आ रहे हैं और रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्य ऐसे हैं जहाँ सबसे अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में आने वाले कुल कोरोना मामलों के 76.4% मामलों के लिए 3 राज्य ही जिम्मेदार हैं। ये 3 राज्य महाराष्ट्र, केरल और पंजाब हैं। बता दें, महाराष्ट्र में पिछले 1 महीने में कोरोना संक्रमण तेजी से फैला है। अकेले महाराष्ट्र में ही देश में आ रहे कुल मामलों के 60% मामले दर्ज किए जा रहे हैं। भारत में एक दिन में करीब 29,000 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 188 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,14,38,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,59,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,34,000 से अधिक हैं। वहीं देश में 3,50,64,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज भी लगाई जा चुकी है। कोरोना महामारी के बीच अब चीन कोरोना वैक्सीन को भी कूटनीति के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने भारत के अलावा 19 देशों से आने वाले लोगों के लिए चीन में बनी वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर दिया है। चीन का कहना है कि वे लोग ही चीन आ सकेंगे जिन्होंने चीन में बनी वैक्सीन लगवाई है। इसके बाद भारत से चीन जाने वाले नागरिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि भारत में चीनी निर्मित टीका उपलब्ध नहीं है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।